सभी को जय माता दी। कक्षा 12 नामा के मूल तत्व सब्जेक्ट में मैं गिरीश सर आप सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम चैप्टर नंबर 4 की थियरी का अध्ययन करेंगे और सभी स्टूडेंट्स पूरी थियरी अच्छी तरह से नोटबुक में लिखें। बराबर है। हम आते हैं स्वाध्याय में, जो हमें पेज नंबर 137 पर दिया हुआ है। पहले देखते हैं सेक्शन ए। बराबर, फर्स्ट जो विकल्प दिया सेक्शन ए है, साझेदारी पेढ़ी का पुनर्गठन हो तब खाली जगह बनाया जाता है। तो पुनर्गठन में क्या बनाया जाता है? पुनः मूल्यांकन खाता। साझेदारी पेढ़ी का पुनर्गठन हो तब संपत्ति की कीमत में वृद्धि। किस में वृद्धि है? संपत्ति में वृद्धि हो तब उसकी असर कहाँ पर दर्शाते हैं? अगर संपत्ति की कीमत में वृद्धि हो तो संपत्ति में प्लस करते थे, और संपत्ति में वृद्धि होने से लाभ होगा तो पुनः मूल्यांकन खाते क्या करते थे? जमा। तो लिखेंगे संपत्ति में जोड़ेंगे और पुनः मूल्यांकन खाते जमा। साझेदारी पेढ़ी का पुनर्गठन हो तब दायित्व में क्या हो रही है? कमी। तो उसकी असर कहाँ पर होगी? अगर दायित्व में कमी हो रही है तो कम पैसे चुकाने पड़ेंगे। कम चुकाएंगे तो दायित्व में से क्या करेंगे? माइनस करते थे। और लाभ हुआ, दायित्व कम चुकाने से लाभ होगा तो पुनः मूल्यांकन खाते क्या होगा? जमा। तो फर्स्ट में देखो लिखा है दायित्व में कमी होगी और लाभ होने से पुनः मूल्यांकन खाते जमा। थर्ड, पुनः मूल्यांकन खाते को खाली जगह भी कहते हैं। तो पुनः मूल्यांकन खाते को दूसरा नाम क्या था? लाभ हानि समायोजन खाता, जो नमूने में हमने बताया था आपको। पुनः मूल्यांकन खाते का लाभ या नुकसान किस प्रमाण में साझेदारों के बीच बांट दिया जाता है? तो कोई भी लाभ या नुकसान हो तो कौन से भाग में बांटते हैं? पुराने लाभ हानि के प्रमाण में। साझेदारी पेढ़ी के पुनर्गठन के समय पक्की तलपट में दर्शाया गया एकत्रित लाभ कहाँ? अभी सिखाया मैंने जस्ट। एकत्रित लाभ, तो कोई भी एकत्रित लाभ हो तो पूंजी खाते क्या जाता है? जमा पक्ष में। साझेदार के पूंजी खाते जमा पक्ष में। अगर हानि होती तो उधार में लिखते हैं। साझेदारी के पुनर्गठन के में त्याग का सूत्र सिखाया था। त्याग बराबर पुण्य। पुण्य फॉर पुराना माइनस नया। तो पुराना लाभ आने का भाग माइनस नया लाभ आने का भाग। देखो, पुराना पूंजी का भाग नया पूंजी का भाग ऐसा नहीं, क्योंकि यहाँ पे पुराना माइनस नया तो है, पर लाभ आने का भाग ध्यान रखने का। बराबर, पुराना लाभ आने का भाग माइनस नया लाभ आने का भाग। त्याग बराबर पुण्य। 8वां, साझेदारी पेढ़ी के पुनर्गठन के समय हमें लाभ का प्रमाण उसका उल्टा नपू, माने नया लाभ आने का भाग माइनस पुराना लाभ आने का भाग। 9वां सवाल, साझेदारी पेढ़ी के पुनर्गठन के समय विनियोग खाली जगह पर पुनः मूल्यांकन के बाद की पक्की तलपट में दर्शाए जाते हैं। तो कौन सी कीमत पर दर्शाते हैं? हमेशा बाजा कीमत पर दर्शाते हैं। कौन सी कीमत पर? बाजा कीमत पर। और लास्ट, साझेदारी पेढ़ी के पुनर्गठन के समय पक्की तलपट में दर्शाया गया कारीगर लाभांश भंडोल कहाँ पर दर्शाया जाता है? कारीगर लाभांश फंड हमारा दायित्व है। दायित्व तो कहाँ दर्शाएंगे? पूंजी दायित्व में। यहाँ कारीगर अकस्मात मुआवजा फंड नहीं है। बराबर, ये कारीगर लाभांश भंडोल तो कारीगर का चुकाना पड़ेगा हमें। तो पुनः मूल्यांकन के बाद की पक्की तलपट में पूंजी दायित्व पक्ष में। बराबर, लाभांश फंड दायित्व है तो पूंजी दायित्व में जाएगा। ये सेक्शन ए के हमारे 10 सवाल पूरे हुए। अब हम देखते हैं सेक्शन बी, हमारा दूसरा सवाल। सेक्शन बी के अंदर सेक्शन बी में पहला सवाल पूछा उन्होंने, साझेदारी पेढ़ी का पुनर्गठन किसे कहते हैं? तो हमने आंसर लिखा यहाँ पे, साझेदारी पेढ़ी का पुनर्गठन किसे कहते हैं? साझेदारी पेढ़ी का पुनर्गठन अर्थात अलग अलग कारणों से साझेदारी में होने वाला परिवर्तन। अलग अलग कारणों से साझेदारी में होने वाला परिवर्तन को साझेदारी पेढ़ी का पुनर्गठन कहते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, पुनः मूल्यांकन खाता किसे कहते हैं? तो पुनः मूल्यांकन खाता किसे कहते हैं? तो संपत्ति और दायित्व के पुनः मूल्यांकन की, संपत्ति और दायित्व के पुनः मूल्यांकन की हिसाबी असर लिखने के लिए पेढ़ी की बही में एक विशेष खाता खोला जाता है। इस खाते को पुनः मूल्यांकन खाता कहते हैं। फिर से, संपत्ति और दायित्व के पुनः मूल्यांकन की हिसाबी असर देने के लिए पेढ़ी की बही में एक विशेष खाता खोला जाता है, जिसे पुनः मूल्यांकन खाता कहते हैं। नेक्स्ट, त्याग का अनुपात किसे कहते हैं? मोस्ट टाइम की परिभाषा। बराबर, त्याग का अनुपात की परिभाषा और लाभ के अनुपात की परिभाषा 100% एग्जाम में आती है। दोनों में से एक तो है ही। आंसर, जब त्याग कैसे बोलते? त्याग अपनी सरल भाषा में कहे
जैसे सोचो पुनर्गठन, चैप्टर का नाम ही है पुनर्गठन, तो पुनर्गठन से पहले मुझे 1 लाख मिलता है लाभ, पर अब 1 लाख की जगह पुनर्गठन के बाद मुझे 80,000 का लाभ मिलता है, तो 20,000 मुझे कम मिला। तो जो 20,000 कम मिला वो मैंने क्या किया है, त्याग। बराबर। फिर से एक बार, जब चालू साझेदारों के बीच लाभ हानि के अनुपात में परिवर्तन हो तब मेन लाभ हानि होता है। डेफिनेशन ऐसे याद रखेंगे, जब चालू साझेदारों के बीच लाभ हानि के अनुपात में परिवर्तन हो तब कुछ साझेदारों को लाभ का भाग, कुछ साझेदारों को लाभ का भाग, ये सेकेंड लाइन। फिर से, जब चालू साझेदारों के बीच लाभ हानि के अनुपात में परिवर्तन हो तब कुछ साझेदारों को लाभ का भाग जो परिवर्तन के पहले मिलता था, माने मुझे पहले 1 लाख मिलता था, उससे अब कम मिलता हो, माने अभी मुझे 80,000 मिल रहा है, तो अभी 1 लाख का 80,000 मिला, तो जो अनुपात में लाभ का भाग कम मिलता है उस अनुपात को हम क्या कहते हैं, त्याग का अनुपात कहते हैं। क्या कहेंगे उसे, त्याग का अनुपात। फिर से, जब चालू साझेदारों के बीच लाभ हानि के अनुपात में परिवर्तन हो तब कुछ साझेदारों को लाभ का भाग जो परिवर्तन के पहले मिलता था उससे कम मिलता हो, तो यहाँ जो अनुपात में लाभ कम मिलता है उस अनुपात को त्याग का अनुपात कहते हैं। ठीक, वैसे ही लाभ का अनुपात, सेम लैंग्वेज ही है, यहाँ कम है तो यहाँ अधिक आ जाएगा। जैसे जब चालू साझेदारों के बीच लाभ हानि के अनुपात में परिवर्तन हो तब कुछ साझेदारों को लाभ का भाग जो परिवर्तन के पहले मिलता था, यहाँ चेंज होगा, अब उससे अधिक मिलता हो, तो यहाँ जो अनुपात में लाभ अधिक मिलता है उस अनुपात को लाभ का अनुपात कहते हैं। दोनों परिभाषा बहुत सरल है, अच्छी तरह से याद हो जाएगी। चौथा सवाल है, लाभ का अनुपात देख लिया। 5वां सवाल, एकत्रित लाभ का वितरण किस प्रकार से होता है, तो देखते हैं एकत्रित लाभ का वितरण किस प्रकार से होता है। आंसर 5, एकत्रित लाभ का वितरण किस प्रकार से होता है, तो एकत्रित लाभ चालू साझेदारों के बीच में पुराने लाभ हानि के अनुपात में बांट दिया जाता है। एकत्रित लाभ के बारे में अभी हमने 127 नंबर के पेज में देखा कि चालू साझेदारों के बीच में पुराने लाभ हानि के अनुपात में क्या कर देंगे, उसे बांट देते हैं। प्रविष्टि क्या होगी, तो साझेदारों को लाभ है तो साझेदार के पूंजी चालू खाते जमा होगा, तो लाभ हानि खाते क्या हो जाएगा, उधार। लाभ हानि खाते उधार, साझेदार के पूंजी चालू खाते जमा। छठा सवाल, पुनः मूल्यांकन खाता का लाभ या नुकसान किस खाते ले जाया जाता है, तो सिंपल है, पुनः मूल्यांकन खाते का लाभ या नुकसान वो कहाँ जाता है, साझेदारों के पूंजी चालू खाते के में पुराने लाभ हानि के अनुपात में। बराबर। 7वां, पुनः मूल्यांकन बाद की पक्की तलपट में संपत्ति और दायित्व को किस कीमत पर दर्शाया जाता है, जो अभी हमने आगे देखा। कौन सी कीमत पर दर्शाते थे, तो बाजार कीमत या वास्तविक कीमत पर। और लास्ट 8वां सवाल, बी सेक्शन बी का, पुनः मूल्यांकन खाते की असर खाते को दूसरे कौन से नाम से पहचानते हैं, तो लाभ हानि समायोजन खाता से। बराबर है। यहाँ पर सेक्शन ए और बी पूरे होते हैं। अब हम आते हैं सेक्शन सी की और। सेक्शन सी के आंसर ज़्यादातर बुक्स में ही दिए हुए हैं, इससे मैंने लिखे नहीं है, आप लिखोगे अच्छी तरह से। थर्ड, साझेदारी का पुनर्गठन का अर्थ समझाकर पुनर्गठन के संजोग बताइए। तो अर्थ, अभी पुनर्गठन का अर्थ हमने देखा कि अलग अलग कारणों से साझेदारी में होने वाला परिवर्तन, जबकि पुनर्गठन के संजोग जो है वो हमें पेज नंबर 107 पे दिए हैं। तो हम पेज नंबर 107 पे आते हैं। ये पुनर्गठन के कारण या संजोग। क्या संजोग है, तो चालू साझेदारों के बीच लाभ हानि के वितरण में प्रमाण में परिवर्तन हो, माना इन शॉर्ट लाभ हानि के अनुपात में परिवर्तन हो, साझेदारी पेढ़ी में नए साझेदार का प्रवेश हो, तो भी पुनर्गठन मान दूसरी बार जुड़ना पड़ता है। चालू साझेदारी पेढ़ी में से क्या साझेदार की कोई निवृत्ति, साझेदार की क्या हो, कोई निवृत्ति हो या मृत्यु हो, तो भी फिर से पीढ़ी की रचना करनी पड़ती है। तो ये 3 मेन कारण या संजोग है। फिर से लाभ हानि के वितरण में परिवर्तन हो, नए साझेदार का प्रवेश हो और पुराने साझेदार की निवृत्ति या मृत्यु हो। बराबर। आगे का सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 2, त्याग का प्रमाण उदाहरण सही समझाओ। तो त्याग का प्रमाण का अर्थ मैंने अभी आगे आपको लिखाया, और प्रमाण अनुपात एक ही बात है। और कोई भी आप दिमाग से कोई भी उदाहरण लिख सकोगे, जैसे ABC, उनका पुराना अनुपात कोई भी रखो,
बदल कर नया कर दिया, फिर त्याग निकाल दो। अपने हिसाब से आप उदाहरण भी मन से बना के लिख सकते हो इस बराबर। तो ये होमवर्क में लिखने का अच्छी तरह से आपको। ठीक वैसे ही लाभ का प्रमाण, तो लाभ के प्रमाण की परिभाषा लिखने की, परिभाषा लिखने के बाद एक अच्छा उदाहरण मन से बना के लिखोगे। संपत्ति और दायित्व का पुनः मूल्यांकन किसे कहते हैं? तो पुनर्गठन के समय। कब? पुनर्गठन के समय संपत्ति और दायित्व का नया मूल्य निश्चित किया जाता है, जिसे संपत्ति और दायित्व का पुनः मूल्यांकन कहते हैं। एक बार फिर से, पुनर्गठन के समय संपत्ति और दायित्व का नया मूल्य निश्चित किया जाता है, जिसे संपत्ति और दायित्व का पुनः मूल्यांकन कहते हैं। फिर आगे लिखा है पुनः मूल्यांकन खाते का नमूना तैयार कीजिए। तो पुनः मूल्यांकन खाते का नमूना हमने आगे आपको सिखा दिया, प्लस सूत्रा वाले पेज में लिखा भी है। आगे 5वां, पुनः मूल्यांकन संबंधी निम्न संजोगों में नमूना की प्रविष्टि दीजिए। संपत्ति की कीमत में वृद्धि हो और कमी हो तब। पेज नंबर 118 पर आप देख लेना, मैं समझा देता हूँ। अगर संपत्ति की कीमत में वृद्धि होगी तो लाभ होगा, लाभ होगा तो पुनः मूल्यांकन खाते क्या करेंगे? जमा। संपत्ति खाते उधार, माना लिखेंगे संपत्ति खाते उधार पुनः मूल्यांकन खाते जमा। पर संपत्ति की कीमत में कमी हुई तो नुकसान हुआ, नुकसान हुआ तो पुनः मूल्यांकन खाते क्या करेंगे? उधार। तो लिखेंगे पुनः मूल्यांकन खाते उधार संपत्ति खाते से, जो हमें पेज नंबर 118 पर ऑलरेडी दी हुई है परिभाषाएं। तो देखते हैं पेज नंबर 118 पर, जैसे लिखा है यहाँ पे संपत्ति में वृद्धि, बराबर। जो पेज नंबर 118 पर संपत्ति में वृद्धि है तो लिखा है पुनः मूल्यांकन खाते जमा है, तो संपत्ति खाते क्या होगा? उधार। संपत्ति खाते उधार पुनः मूल्यांकन खाते जमा। पर संपत्ति में कमी हो तो कमी है तो नुकसान है, तो पुनः मूल्यांकन खाते उधार होगा, तो संपत्ति खाते क्या होगा? जमा। ठीक है, वैसे ही दायित्व में वृद्धि, तो दायित्व में वृद्धि है तो अधिक पैसे चुकाने पड़ेंगे, अधिक चुकाएंगे तो नुकसान होगा, नुकसान हो तो पुनः मूल्यांकन खाते उधार दायित्व खाते का। ठीक वैसे ही दायित्व में कमी, दायित्व कम है तो कम पैसे चुकाने पड़ेंगे, कम चुकाएंगे तो लाभ होगा, लाभ होगा तो पुनः मूल्यांकन खाते जमा है, दायित्व खाते क्या करेंगे? उधार। बराबर। ये चारों एंट्री यहाँ पे दी थी, इसमें दायित्व में कीमत में वृद्धि और कमी, जो पेज नंबर 118 119 पर मैंने अभी समझाई। साझेदारी पेढ़ी का अनामत फंड या एकत्रित लाभ, अभी मैंने सिखाया एकत्रित लाभ या अनामत फंड की रकम का वितरण संबंधी नमूना की प्रविष्टि लिखिए, जो पेज नंबर 127 पर है, मैंने अभी समझाई आपको इसके पहले वीडियो में। सवाल नंबर 7, निम्नलिखित संबंधी संपत्ति और दायित्व के पुनः मूल्यांकन संबंधी प्रविष्टि लिखो। प्रविष्टि आप अपने आप लिखोगे, मैं एक समझा देता हूँ, बाकी अपने आप लिखना आप। जैसे यंत्र पहले कितने का है? 1 लाख का, पुनः मूल्यांकन कितने का हुआ? 80,000, तो क्या हुई? कमी। कमी हुई तो नुकसान हुआ, नुकसान था क्या एंट्री होगी? पुनः मूल्यांकन खाते उधार यंत्र खाते जमा। जमीन 3 लाख की कितनी हो गई? 5 लाख की, तो 2 लाख की वृद्धि हुई, लाभ हुआ, पुनः मूल्यांकन खाते जमा, तो जमीन खाते क्या होगा? उधार 2 लाख, जमीन खाते उधार पुनः मूल्यांकन खाते जमा 2 लाख। लेनदार 1 लाख की जगह 95,000 चुकाने हैं, 5,000 कम चुकाने हैं तो लाभ हुआ, लाभ हुआ तो पुनः मूल्यांकन खाते जमा होगा, तो लेनदार खाते क्या करेंगे? उधार। लेनदार खाते उधार पुनः मूल्यांकन खाते जमा 5,000 5,000। अदद खर्च पहले है नहीं तो चुकाना ही पड़ेगा, अभी खर्च है तो नुकसान है, पुनः मूल्यांकन खाते उधार अदद खर्च खाते जमा 3,000। अप्राप्य आय मिलेगी, लाभ होगा, लाभ होगा तो पुनः मूल्यांकन खाते जमा होगा, तो अप्राप्य आय खाते क्या करेंगे? उधार। अप्राप्य आय खाते उधार पुनः मूल्यांकन खाते जमा 2,000। और लास्ट सवाल सेक्शन सी का त्याग के प्रमाण और लाभ के प्रमाण के बीच अंतर, जो 117 नंबर के पेज में दिया है, हम देखते हैं पेज नंबर 117 में त्याग का प्रमाण और लाभ के प्रमाण के बीच में अंतर। अर्थ मैंने अभी जस्ट सेक्शन बी में दोनों का अर्थ समझाया आपको, वो अर्थ लिख देने का। सेकेंड, कब ज्ञात करना है? तो नए साझेदार के प्रवेश के समय और साझेदारी पेढ़ी के पुनर्गठन के समय, कब? प्रवेश के समय और पुनर्गठन के समय ये त्याग का प्रमाण ज्ञात किया जाता है, जबकि इसमें निवृत्ति के समय और पुनर्गठन के समय, निवृत्ति के समय और पुनर्गठन के समय लाभ का अनुपात ज्ञात किया जाता है। फिर इसका सूत्र आप जानते हो, त्याग का सूत्र क्या था? पुण्य पुराना भाग माइनस नया भाग, जबकि लाभ का सूत्र क्या था? लाभ बराबर नया भाग माइनस पुराना भाग। आप 3 पॉइंट लिखोगे, 1, 2 और 3, क्या क्या होंगे? अर्थ, कब ज्ञात करना और सूत्र। 3 मार्क्स में तो 3 पॉइंट बहुत है। ओके, तो इस प्रकार आप सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी तीनों की थियरी अप टू डेट लिखोगे। ओके, और याद भी करोगे, जो एग्ज़ाम में आपको बहुत काम में आएगी।
सभी स्टूडेंट्स को जय माता दी।